This is an ABP Life podcast. हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये मारा गया। ईरान के IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी पुष्टि की है और ये बताया है कि तेहरान में हानिये के ठिकाने पर सुबह के 4 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक सुबह के 4 बजे मिसाइल से हमला किया गया। इसमें हानिये और उनके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। ईरान की राजधानी तेहरान में गुरुवार यानी कि कल सुबह 10 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक हानिये को अंतिम विदाई देने के लिए एक प्रोग्राम होगा। इसके बाद उनके शव को कतर भेजा जाएगा और यहाँ 2 अगस्त को दोहा में हानिये को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सवाल ये उठते हैं कि आखिर इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? हमास और इजराइल का युद्ध अब क्या मोड़ ले सकता है? अमेरिका कर क्या रहा है? आइए जाने एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर तमाम सवालों के जवाब, जहां हमारे साथ हैं आज FII में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। जय हिंद मानसी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी अगर आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताएं, इस्माइल हानिये आखिर कौन था, कैसे वो हमास का चीफ बना? मानसी जी, इस्माइल हानिये हमस का पॉलिटिकल या राजनीतिक मुखिया था, पॉलिटिकल चीफ था और ये हमस में बहुत ही एक पावरफुल अपॉइंटमेंट होती है। हमस में 2 पावरफुल अपॉइंटमेंट होती हैं, एक पॉलिटिकल चीफ और दूसरा मिलिट्री चीफ। और हमस जो भी कुछ करता है इन दोनों की रजामंदी के बाद ही करता है। तो पिछले साल जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ जो हमस ने इजराइल पे किया, जिसमें 1200 से ज्यादा इजराइल मारे गए और 250 इजरायलियों को होस्टेज ले जाया गया, इसकी पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में इस्माइल हानिये जो कि पॉलिटिकल मुखिया था हमस का और उनका सैनिक मुखिया यानी कि यहा सिनवर, तो इन दोनों की रजामंदी के बाद ही पिछले साल का 7 अक्टूबर का ये जो खौफनाक हमला हमस ने इजराइल पे किया, जिसकी वजह से ये 9 महीने लंबा ये युद्ध जो चल रहा है, ये उसका ये आफ्टर कॉन्सिक्वेंस है। जहाँ तक इस्माइल हानिये, वो एक पेशे से पहले एक प्रोफेसर होता था और फिर जैसे 2007 में हमस ने गाजा पट्टी में शासन संभाला और हमस और फतह ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेस्ट बैंक पे शासन करता है, फतह और हमस के बीच में मतभेद बहुत शुरू हो गए और उसके बाद फिर बात यहाँ तक पहुंची कि फतह ने इस्माइल हानिये को कई पोजीशन से दाखिल अंदाज कर दिया और उसके बाद फिर इस्माइल हानिये कतर चला गया 2019 को और वहाँ से वो पूरा हमस का जो पॉलिटिकल चीज थी उसको पॉलिटिकल संभाल रहा था। और स्पेशली उसके जो सबसे बड़ी भूमिका थी हमस में, वो ये थी कि वो दुनिया के बड़े बड़े देशों और संगठनों से हमस के लिए पैसा लाता था, ऋण लाता था, जिसकी वजह से हमस पिछले कई सालों में बहुत ही पावरफुल हो गया, शक्तिशाली हो गया। जी, अब सवाल ये उठता है आखिर किसने मारा, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने हानिये की हत्या का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया और ये कहा कि इजराइल ने हमला करके अपने लिए मुसीबत बढ़ाई है। हानिये को ईरान की जमीन पर मारा गया है, वो हमारा मेहमान था और इसलिए उनकी मौत का बदला लेना हमारा फर्ज है, ऐसा ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल ने ईरान पर आतंकी हमला किया। आपसे जानना चाहूंगी आपका क्या व्यू पॉइंट है? मानसी जी, इस्माइल हानिये उन 110 गेस्ट में से था जिन्हें ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की इनॉग्रेशन के लिए आमंत्रित किया गया था। और जब ये मौत हुई इस्माइल हानिये की और उनके एक बॉडीगार्ड की, तब से लेके अब तक इजराइल ने कोई इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की है, ना उसने हामी भरी है, ना इजराइल ने इस हमले को नकारा है कि उसने नहीं किया। जबकि अमेरिका ने साफ कह दिया कि अमेरिका को इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अमेरिका ने यह भी आशंका जताई है कि उन्हें उम्मीद है कि ये जो हत्या हुई है इसके बाद जो मिडिल ईस्ट में अशांति अस्थिरता और नहीं बढ़ेगी। लेकिन जहां तक ईरान और बाकी कई इस्लामिक देश हैं, पाकिस्तान समेत, ये सीधे तौर पे इजराइल को इस हत्या का जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, क्योंकि जब 7 अक्टूबर पिछले साल हमस ने वो खौफनाक हमला किया था इजराइल पे, उसके बाद इजराइल ने औपचारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे कई बयान दिए थे कि वो हमस की जितनी टॉप लीडरशिप है एक एक करके चुन चुन के गिन गिन उनको मारेंगे और वो काफी सफल भी हुए पिछले 9 महीने में।
और लेकिन ये जो हत्या हुई है इस्माइल हानी की, ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी सफलता है। और जहां तक इजराइल है, जैसे मैंने बताया, इजराइल कोई इस पे टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन मानसी जी, मैं आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूंगा, दुनिया में 2 ही देश हैं जो कि अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी कोने में गिन गिन के, चुन चुन के मार सकते हैं। वो है इजराइल और अमेरिका। और इजराइल का अगर हम इतिहास देखें, जब से वो राष्ट्र बना 14 मई 1948 से, तब से उसने कई अपने देश के दुश्मनों को दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग कोनों में मार गिराया। अमेरिका के बारे में हमें पता, उसने कैसे आयमन अल जवारी और उसामा बिन लादेन को मारा। तो यही 2 देश जिनमें शक्ति है कहीं पे भी अपने दुश्मनों को मारने की। और ये जो इस्माइल हानिये की मौत है, हालांकि इजराइल ने अब तक कोई इस पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये सिर्फ इजराइल ने किया है। और अगले कुछ समय में हम देखेंगे कि इजराइल इसको एडमिट करेगा, क्योंकि इस्माइल हानिये अगर किसके लिए बहुत बड़ा दुश्मन था और कोई किसकी टारगेट लिस्ट पे था, तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल की टारगेट लिस्ट पे था। और इसीलिए ये जो हत्या हुई है, इसमें डेफिनेटली इजराइल का पूरा हाथ है। और ईरान में मारने का क्या वजह? देखिए, ईरान में इसलिए उसे मारा गया क्योंकि अब तक उसकी मूवमेंट्स का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो छुप छुप के कभी यहाँ कभी वहाँ रहता था। क्योंकि जब से खासकर जब से हमास का युद्ध शुरू हुआ 7 अक्टूबर से, तब से उसे पता था कि उसकी जान को खतरा है। इनफैक्ट इसी साल के अप्रैल में इस्माइल हानी के 3 बेटों को और 4 पोतों को इजराइल ने मार गिराया था। और उसके बाद फिर इस्माइल हानी ने अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा था कि उसकी जो पर्सनल फैमिली की मौतें हुई हैं, उससे हमास के युद्ध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमास का युद्ध वैसे ही चलेगा। और उसके फैमिली मेंबर्स जो मारे गए हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो झुकेगा नहीं, वो नरम नहीं होगा। तो लेकिन उसको भी, इस्माइल हानी को पता था कि उसके पीछे इजराइल डिफेंस फोर्सेस हाथ धो के पड़े हैं, इसलिए जो उसकी मूवमेंट्स थी वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस को पिन पॉइंट नहीं पता चल रही थी। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस 100% कंफर्म थे कि इस्माइल हानिये ईरान के नए राष्ट्रपति के स्वेरिंग सेरेमनी के लिए आएगा और उसके बाद वो अपने घर में जाके रहेगा। और इसीलिए उन्होंने ये जो हमला किया, ये इन्होंने ईरान में किया, क्योंकि उन्हें 100 नहीं 200% यकीन था कि इस्माइल हानिये आएगा। और जब ये उसके कई इनॉग्रेशन से पहले कई जो फंक्शन थे, वहाँ पे इस्माइल हानिये की फोटोग्राफ्स भी निकली, कई नेताओं से मिल रहा है। तो इजराइल को कंफर्म हो गया कि हाँ, ये ईरान में है और ये रात को जब अपने घर में जाएगा तो वो हमला करेंगे। मैं एक और आपके दर्शकों श्रोताओं को बताना चाहूँ कि जनरली ये जो हमले होते हैं, ये हमले तड़के सुबेरे होते हैं। खासकर आप देखें, कोई भी ये जो बड़े हमले हुए हैं, ये रात के या अर्ली मॉर्निंग 1 और 4 के बीच में होते हैं। इस वक्त जो इंसान होता है वो सबसे अपनी गहरी नींद में होता है जी। और जनरली ये हमले इसी टाइम फ्रेम में किए जाते हैं। तो इसलिए उनको यकीन था कि इस्माइल हानिये आएगा। और जब वो उसकी पुष्टि हो गई, जब फोटोज रिलीज की ईरान ने, लेकिन इसके साथ मैं एक और बताना चाहूंगा, जो इन्होंने ईरान के अंदर इस्माइल हानिये को मारा है, इससे ये जो इजराइल हमास युद्ध है, ये एक बहुत बड़ा युद्ध का खतरा है, जो कि कई देश जता रहे हैं कि अब ये जो मिडिल ईस्ट का कन्फ्लिक्ट है, ये हमास इजराइल के बीच में ना रह के इसमें कई और देश भी टपक पड़ेंगे, कूद पड़ेंगे। कल ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बयान दिया कि जितना ये लंबा युद्ध खींच रहा है इजराइल हमास का, उसके ऊपर दबाव आ रहा है कि तुर्की भी जाके फिलिस्तीनियों की मदद करे गाजा पट्टी में। ईरान तो ऑलरेडी तैयार बैठा था, हिजबुल्लाह तो हमें पता है, हिजबुल्लाह और हुती तो बार बार इजराइल के ऊपर टारगेट कर रहे थे। तो ये जो मेरी पर्सनल ओपिनियन में मेरे को लग रहा है कि ये एक वो टर्निंग पॉइंट आएगा इस युद्ध में, जब कई देश जो स्पेशली इस्लामिक देश हैं वो इस युद्ध में कूद पड़ेंगे। क्योंकि हकीकत ये कि सारी दुनिया जान चुकी है कि इजराइल में अब वो ताकत नहीं रही जो कि कुछ दशक पहले होती थी। इजराइल अभी एक बैकफुट में है। एक वक्त था मानसी जी, जब इजराइल की सेना को दुनिया के सबसे बेहतरीन सेना माना जाता था और ऐसा कोई युद्ध नहीं था जो इजराइल ने जीता नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने 2-3 अपने रक्षा प्रणालियों में, नीतियों में कुछ बड़े बदलाव किए, जिसकी वजह से अब वो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस
वो घातक, वो इफेक्टिव नहीं रही जो कुछ साल पहले थे, और इसका पूरा अब फायदा है ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं ये अब उठाएंगे, और मेरी ओपिनियन में अगले कुछ दिनों में इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा रिटेलिएशन होगा। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज ही इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने एक बयान दिया है जो उन्होंने कहा है कि इजराइल एक वाइडर युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, और उन्हें लग रहा है कि इजराइल के ऊपर कई डायरेक्शन से हमला होगा। तो ये बात इस तथ्य को फिर जो मैंने कहा उसको ये रीइंफोर्स करता है कि आने वाले दिनों में इस युद्ध का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इजराइल हमास तक ये युद्ध अब सीमित नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। और ये भी बताना चाहेंगे कि भले ही इजराइल अब तक चुप है हानिये की मौत पर, लेकिन इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर अमिशाई एलियाहू ने सोशल मीडिया एक्स पर ये लिखा कि दुनिया से गंदगी दूर करने का ये सही तरीका है। इन जैसों से निपटने के लिए पीस और सरेंडर एग्रीमेंट बेकार की बातें हैं। हानिये की मौत दुनिया को अच्छा बनाएगी। आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, अब इजराइल हमास का ये जो युद्ध है ये क्या रूप लेगा? क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि ऑयल बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में उछाल आया है ऑयल की प्राइसेस में। क्या कुछ ये अब रूप लेगा? मानसी जी देखिए, ये जो युद्ध कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि शायद ये खत्म हो जाए, क्योंकि काफी सीज़फायर टॉक्स चल रही थी, अमेरिका काफी दबाव बना रहा था, क्योंकि अमेरिका के अंदर ही बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है जगह जगह पे इस लंबे इजराइल युद्ध के खिलाफ। हमने देखा जब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पे गए कुछ दिन पहले, वहां पे कई बड़े सेनेटर्स ने उनके स्पीच का बहिष्कार किया, जगह जगह पे उनके अगेंस्ट नारे लगाए गए। और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं। और इनफैक्ट जब बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के दौरे पे जाना था तो उन्हें एयरपोर्ट के पिछले गोपनीय रास्ते से ले जाया गया, क्योंकि मेन एंट्रेंस पे इतने लाखों इजरायली नागरिक खड़े थे जो प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे नेतन्याहू गो बैक, नेतन्याहू डोंट गो टू अमेरिका, सेव आवर पीपल, ऐसे करके नारे लग रहे थे। तो एक वक्त पे लग रहा था कि शायद ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन अब मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अब ये युद्ध एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्शन ले लेगा, क्योंकि अभी इसमें जो कई इस्लामिक देश हैं, खास करके ईरान हो चाहे तुर्की हो, जो कि अब तक डायरेक्टली इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे थे, सिर्फ एक मॉरल फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे, अब मेरे को लगता है कि ये देश भी इस युद्ध में कूद पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त वो भी जानते हैं कि अमेरिका की जो हालत है वो खुद ही उनकी अपनी हालत खस्ता है, अंदर से वो आर्थिक तौर पे इतने शक्तिशाली नहीं है, उनके चुनाव होने वाले हैं, कोई भी वहाँ का नेता कोई ऐसा कदम नहीं लेगा जिससे कि उसका वोट बैंक खराब हो जाए। हमने देखा कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने पिछले साल ही क्या दिया था युद्ध के कुछ दिन बाद, हमास युद्ध के कुछ दिन के बाद, कि नाटो कोई भी सैनिक नहीं भेजेगा, जो इजराइल ने करना है वो उसने खुद करना है। और पिछले 9 महीने में हमने देखा कि इजराइल को इस युद्ध में कई डिफीट भी लेनी पड़ी, उनके जो फेमस गोलन ब्रिगेड थी उसको उनको डी-इंडक्ट करना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी कैजुअलिटीज हो गई थी। तो मेरे को लग रहा है कि ये युद्ध अब आने वाले दिनों में एक दूसरा कॉम्प्लेक्शन रहेगा, जहाँ पे ये कई इस्लामिक देश जो अब तक चुप बैठे थे वो अब खुले तौर पे हमला करेंगे, और जिसकी आशंका मैंने पहले बताई, उनके रक्षा मंत्री ऑलरेडी आज कर चुके हैं अपने बयान। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट और डिटेल में इस मुद्दे को हमें समझाने के लिए। जय हिंद मानसी जी सर। This is an ABP Live podcast.